Hello, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। Good evening. क्या क्या था हमने? हमने केमिकल काइनेटिक्स खत्म किया था एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करा था। हाँ, हमने किया था, आपको पढ़ने के लिए बोला था फ्राइडेज लॉ। अभी पढ़े? हाँ जी. बताओ क्या है? So the first law states that the amount of chemical reaction that occurs at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity that passes through the electrolyte. हम्म, And second law states that the amount of different substances liberated by the solution electrolyte of electrode is proportional to their chemical equivalent weights, which is atomic mass divided by number of electrons required to produce आपको them. समझ में आ गई बात ये? हाँ sir. पक्का कि क्या It मतलब is. हुआ, क्यों ये बोल रहे हैं सर? I got second वाला but first वाला मैं नहीं. फर्स्ट वाला क्लियर नहीं हुआ? No. अभी जरा समझ लेते इसको हम लोग। आप ना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ sir. मैंने आपको बताया था, जैसे सोडियम प्लस सोडियम सॉलिड, अगर हम लोग 1 फराडे देंगे तो 23 ग्राम आएगा। हाँ. 2 फराडे देंगे तो 46 gram. 3 फराडे देंगे तो 69 ग्राम। हाँ. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपोजिटेड at an electrode will be directly proportional to the amount of charge. Okay. अच्छा. So अच्छा amount of chemical reaction which occurs. उसको ठीक. कैलकुलेशन छोड़ो, बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड at any electrode is directly proportional to the amount of charge. जितना हाँ. चार्ज उतना सामान जमा होगा। ठीक है, हाँ सर. समझ में आया? हाँ. अमाउंट ऑफ a substance Substance. deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the amount of charge. Charge. दूसरा लॉ क्या कहते हैं? मान के चलो हमारे पास Al3+ है हाँ. और Na+ है। हमने 1 फराडे दिया, कौन सा ज्यादा जमा होगा, सोडियम प्लस या Al3+? Sodium. इसका 1 मोल जमा हो जाएगा, इसका हाँ. 1/3 मोल ही होगा, है ना? हाँ. If same amount of charge is given to various electrolytic solution, then the amount of substance liberated will be inversely proportional to the valency of the Okay. Valency of the ion. substance. हाँ. जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना कम अमाउंट जमा होगा। जैसे क्वेश्चन किया था ना लास्ट वाला, जिसमें हाँ. Ag+, Zn2+, Cu2+ है, Ag+ ज्यादा जमा होगा, Zn2+ कम होगा। If the same amount of electricity is passed through various electrolytic solution, then the amount of substance liberated or deposited in cathode is inversely proportional to the valency of the electrolyte. इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, बिकॉज दैट इज एटॉमिक वेट अपॉन n. ये तो ये जितने ज्यादा होगा उतने कम जमा हो जाएगा, बात वही है। ये बात समझ आई आपको? हाँ सर. मैं बस एक सेकंड, आपने जो बोला था वो लिख लिया. Amount of substance liberated is inversely proportional to the valency. of the electrolytic ion. If the same amount of electricity is passed through various electrolytic solutions,
हाँ सर। ठीक है। हाँ। अभी देखो पेज नंबर 88। हाँ। इसमें क्वेश्चन नंबर है 3.10। Two hours. Then how many electrons would it be? अच्छा। तो इसमें multiplied by 1.9 into 10, 1.6 into 10 to the minus 19 and then divide करेंगे and then उसे फिर one more electron से कर लेंगे divide। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0.5 into 1 into 60 into 60 सेकंड्स में निकालते हैं। सॉरी, सेकंड्स में लेते टाइम को। अच्छा। तो दिस इज टोटल चार्ज इज इक्वल टू 9.1 into 10 to the power minus 1.6 by 1.6 into 10 to the minus 19 ना, minus 19 into n। हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ना ये। हाँ। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो 60 से क्यों किया है? अच्छा, सेकंड्स एंड इनटू आवर्स के लिए। हाँ, अच्छा 2 hours है ना। ओके हाँ। 2 hours means 1 hour में how many minutes? हाँ 3600। 2 into 3600 second into 2 is the for 2 hours। हाँ अच्छा, मैंने वही किया था कि 0.5 डिवाइड। हाँ ठीक। अब देखो 12। Fazil's equation basis is this. What is the quantity of electricity in coulombs needed to produce 1 mole of? Uh, 3 फराडे। क्यों? 12 का क्यों? या 1 फराडे? क्यों? क्यों? नहीं, उसका अगर Cr2O72 माइनस है ऐसे 2Cr3 प्लस में रिड्यूस करना है तो Cr2 की आई हमारे Cr की हमारे पास आई 6, Cr2 की 6 माइनस 6 प्लस से फिर 3 प्लस में गया तो दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन। नहीं, इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन में Cr2O72 माइनस हाँ 14H प्लस हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक मोल तो रिड्यूस हो रहा है। सॉरी क्या आवाज एक इक्वेशन के मुताबिक एक मोल ही तो Cr2 माइनस का रिड्यूस हो रहा है ना। इन द इक्वेशन वी आर टेकिंग ओनली 1 मोल ऑफ Cr2O7। हाँ कितनी लग रही है इलेक्ट्रिसिटी? 6 फैराडे। हाँ ये तो क्लियर है ना। टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 वी नीड 6 फैराडे। Cr2O से हाँ ठीक है। 6 फैराडे इसकी लग रहा है। बैलेंस ही 6 आ रही है इसलिए। बैलेंस क्यों निकालनी है आपको जब पूरा Cr2O7 की बात कर रहे हैं तो? हाँ पूरे Cr2O7 की बात कर रहे हैं ना। ओ हाँ एक मोल तो दिया है ना उसका, एक मोल रिड्यूस होने में 6 फैराडे तो लगा खाली। सीधा दिखाई दे रहा है। अब से मुश्किल क्यों बना रहे हो आसान चीज को? अच्छा उसमें सीधा 6 कर रहा है तो फिर मैं 6 फैराडे डिवाइड बाय हाँ सीधा 6 दिखाई दे रहा है ना 6 फैराडे। हाँ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स तो दे हाँ रखे तो हैं। 6 फैराडे हो गया। ओके समझ नहीं ये बात? हाँ अच्छा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो कुछ और नहीं करना था। कुछ और नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ उसमें। ठीक है हम लोग आगे बढ़े। हाँ अभी यार थोड़ा थोड़ा मुश्किल से पोर्शन कर रहे हैं चैप्टर का, इसको ध्यान से समझ लेना। एक चीज होती है मेटेलिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टिविटी? like how well if the element या substance allows the current to pass through it. किस किस कारण से होता है? Flow of ion electrons. ड्यू टू movement of electrons. Metallic conductivity due to the movement of electrons.
एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, electrolytic conductivity. And what is this? In the flow of electrons in the electrolytic solution. नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इट इज ड्यू टू Ion. हाँ, मूवमेंट ऑफ आयंस. द कंडक्टिविटी विच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. Conductivity which is due to the movement of ions is known as electrolytic conductivity. हाँ सर. ये बात सुनिए आपको. हाँ. जैसे कि पानी में आपने डाल दिया NaCl, so this will break to give Na plus NCl minus. They will start moving because that movement some current will be produced. That is known as electrolytic conductivity. हाँ सर. नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. What are the factors that affect the electrolytic conductivity? नंबर 1 लिखो. अच्छा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इसको बोलेंगे सोल्यूट, सोल्यूट अट्रैक्शंस. जैसे कि KCl और CH3COOH. दोनों में क्या फर्क है? वो that is K plus Cl minus attraction है ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है शायद, Cl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब एक बात समझो, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग. इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्या फर्क है दोनों में, स्ट्रॉन्ग और वीक में? That is easily breakable. Okay, strong electrolyte वही कहेंगे कि if it's easily उनका bond is easily breakable. Easily breakable, मतलब they will dissociate almost completely. पूरा टूट जाएगा ये. And they will dissociate only partially. ये बहुत कम टूटेंगे. CH3CO minus. आयंस के बीच में अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा है? अट्रैक्शन H प्लस से तो ज्यादा है. नहीं, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन आपस में, इसमें ज्यादा है. KCl में ज्यादा है. KCl में ज्यादा अट्रैक्शन है उससे कंपेयर ना. हाँ, तो that's more attractive to each other than CH2CO and minus and H plus. हाँ, आप वही कह रहे हो ना, KCl और उसके बीच में. मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? वहां ऊपर. हाँ. नहीं, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो टूटता क्यों? ये टूट गया मतलब अट्रैक्शन नहीं था. ये टूट ही नहीं पा रहा, थोड़ा टूटा सा, अट्रैक्शन ज्यादा है. ये बात समझ आई आपको? सही, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ. ज्यादा होता तो टूट नहीं रहा ना. मेरी बात समझ में आ गई? ज्यादा हुआ तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो ये टूट नहीं पा रहा ना पूरा. हाँ, या मुझे अट्रैक्शन का टूटा गया. हाँ. अच्छा. हाँ, ठीक है. पक्का ना? तो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए एक टर्म और बोल देते हैं, इंटर
ionic attractions. More the inter ionic attractions, lesser will be the electrolytic conductivity. कि ज्यादा अट्रैक्शन हो तो कम आयन बनेंगे, कम आयन बने तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होगी. ठीक है. हाँ सर. समझ पाए बात को? अभी हम लोग सेकंड फैक्टर पर आते हैं. इसको बोलते हैं सोल्वेशन. सोल्यूट solvent attractions. सोल्यूशन जानते किसे कहते हैं? Solute solvent fractions. हेलो सर. हाँ. मुझे सोल्यूशन किसे कहते हैं? solute solvent attractions. होता क्या सोल्यूशन? आपने कभी महसूस देखा कभी? मतलब कभी कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द सोल्यूशन इज? At least okay, so that way देखेंगे. एक एग्जांपल मैं सोच रही हूँ. चलो मैं बताता हूँ, आप सुनो ध्यान से. Na प्लस एक्वस, इसका मतलब क्या हुआ? Na aqueous solution. इसका मतलब क्या होता है? Na plus in aqueous form, in aqueous solution. वो क्या मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन? So water. हाँ, उसका मतलब क्या हुआ Na प्लस एक्वस का? So it's NaOH. नहीं, अब ध्यान सुनो, आपको आइडिया नहीं है, इसको ध्यान समझ लो. मतलब Na प्लस जो है, इसको चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है. O माइनस की साइड से. मतलब वाटर चारों तरफ से अंदर जाता जाएगा, ये डीप इनसाइड जाता जाएगा वाटर के अंदर. इसको बोलेंगे Na प्लस एक्वस. एज ए Cl माइनस एक्वस, तो फिर Cl को हाँ H प्लस के साथ घेर लेंगे. H के पास होगा. हाँ, H प्लस साइड से इसको सराउंड कर लेंगे. चारों तरफ ऐसे अंदर जाता जाएगा, उसको बोलेंगे एक्वस. ये बात समझ आई आपको? हाँ सर. इसको बता दूं? हाँ. अब एक बात मुझे बताओ, Li प्लस और Na प्लस दोनों के, ये छोटा ये बड़ा, हाँ. किसका सॉल्यूशन ज्यादा होगा? छोटा बड़ा. सुन लो फिर बात को. ये छोटा सा है तो सॉल्वेशन चार्ज तो दोनों बराबर है. हाँ. ये बड़ा है. चार्ज तो चार्ज कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है. हाँ. ये वाटर को भीतर ज्यादा तेजी से खींचेगा. हाँ, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स. हाँ, ज्यादा उसको आ जाएगी तो चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा जल्दी से अटैक करेगा. तो इसका सॉल्यूशन ज्यादा होगा. हाँ. इसका सॉल्यूशन कम होगा. कम होगा. K प्लस का और कम हो जाएगा. जितना बड़ा साइज होगा वो तो सॉल्यूशन कम होता है. bigger the size of ion, lesser will be the extent of solution. ये बात समझ आई आपको?
हाँ सर। सॉल्यूशन समझ में आ गया? हाँ। सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शंस, मतलब सोल्यूट क्या हो गया, Na प्लस या Li प्लस, सोल्वेंट हो गया वाटर, उसका जो अट्रैक्शन होता है उसमें चारों तरफ उसको अटक जाते हैं, उसे बोलते हैं सोल्वेशन। हाँ सर। जितना बड़ा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन होगा। जितना बड़ा अगर होता है तो सोल्यूशन ज्यादा हो गया हाँ तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अभी कम होगी, देखो कम होगी, कम होगी, कम होगी, क्यों कम होगी। सर अट्रैक्शन ज्यादा है। नहीं, अभी भी आप समझे नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है? फ्लो ऑफ आयंस इन द फ्लो ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। इसका सॉल्यूशन ज्यादा हो गया तो क्या मतलब हुआ, ये बहुत भारी हो गया, इसमें बहुत सारे वाटर चल गए, कंपेरेटिवली हल्का रहेगा, इसमें वाटर कम आए। जब ये भारी हो गया तो मूवमेंट ज्यादा होगी कम होगी? सब भारी होगा तो कम होगी। कम होगी ना, इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ज्यादा सॉल्यूशन मतलब कम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। मैंने वही बोला। हम्म मैंने वही तो बोला मैं था। हाँ। more the solution lesser will be the electrolytic conductivity। ये बात समझ पाए आप ठीक से? हाँ सर। हम्म जो 11th की बुक है ना उसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है चैप्टर है, उसके अंदर क्वेश्चन भी है कि Na प्लस सोडियम प्लस अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी, arrange the ions in the order of ionic mobility. Ionic mobility of lithium plus will be the least because maximum solution। हाँ सर। थर्ड फैक्टर है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी या सोलवेंट सोलवेंट अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन। विस्कोसिटी जानते ना? हाँ सर। वही हनी अगर का जो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट आयंस की बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी। जैसे स्विमिंग जानते हो, करते हो स्विमिंग? कभी की है? हाँ सर। अच्छा, अगर स्विमिंग हम अच्छे पानी में करते हैं, साफ पानी में, स्विमिंग पूल में, और अगर हम करते हैं किसी गंदे पानी में, कीचड़, वो ऐसा पानी होता है यमुना का या किसी रिवर का, रिवर बेड पर होता है गंदा सा पानी, गाढ़ा गाढ़ा पानी, कहाँ स्विमिंग अच्छी होगी? स्विमिंग पूल में। पूल में ना, तो वहां पे पानी लेस विस्कस, वहां पानी होता है ज्यादा विस्कस, तो वहां पे स्विमिंग नहीं कर पाते। ऐसे ही आयंस का सवाल है, आयंस कैन नॉट डू बेटर स्विमिंग इन द विस्कस सॉल्यूशन, सो मोर द विस्कोसिटी lesser will be the इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। आपने कहा करी स्विमिंग? सर स्विमिंग पूल बीच। कहां पर? सर साकेत में स्विमिंग पूल पे जब गए थे तो बीचेस पे। साकेत में? वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा साकेत स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में, अच्छा अच्छा, हाँ बढ़िया है वो। अब तो छोटा ही हो गया, उनने डीप वाला भी वो हटा डीप दिया। वाला खत्म कर दिया, अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल आ गया, 4.5 फुट से ज्यादा कोई कर नहीं सकते। कोई ड्राउन कर गया था उस पूल में, हाँ, तभी इसलिए सारे सारे दिल्ली के पूल ऐसे हुए। सबसे पहले श्रीफोर्ट का हुआ था, मैं तो वहीं जाता हूँ। फोर्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? नंबर 1, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, सॉल्यूशन कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। हम लोग ये बात देख सकते हैं, विद टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बट मेटेलिक कंडक्टिविटी
डिक्रीजेस। वाई, ये आप बताना मेरे को की बात है। इलेक्ट्रोनिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बट मेटेलिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये कौन होती है आप मुझे अगली बार बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा ओके, नहीं फिर जल्दी जल्दी बहुत सारा करना है इसको। एक चीज होती है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना। हाँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज होगी, resistance directly temperature, proportional to the length, temperatures L and rho. inversely proportional to the area of cross section, L by A, R equals to rho rho L by A. What is rho? Rho is specific resistance. Resistance or resistivity. Resistivity. Rho is equal to R A by L. A by L. So what is the unit? Rho R unit is ohm. Ohm. सेंटीमीटर। ठीक है, या मीटर, जो भी बोलना आपको। और इस it is the resistivity. 1 by rho is called conductivity. Conductivity. कंडक्टिविटी को बोलते हैं कप्पा। कप्पा दैट इज एल आर अपॉन एल आर ए। तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी लिखते हैं, एम एच ओ मो, हाँ, या फिर सीमेंस, सीमेंस पर सेंटीमीटर। दिस इज कंडक्टिविटी। हाँ सर। इसमें क्लियर है? हाँ सर। यहां पर जो ये एल बाई ए है, ये इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस आर बाई रो इज इक्वल टू एल बाई ए। मतलब रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, या फिर कंडक्टिविटी into resistance इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इतनी बात समझ आई आपको? हाँ सर। पक्का? इसको हटा दो। हाँ। अभी हम जिस बात पर पहुंचे हैं अल्टीमेटली, मैंने कहा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल कांस्टेंट क्या चीज होती है उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। जैसे कि हम कुछ चीजों को ना अपनी लाइफ में मान लेते हैं।
जैसे जैसे कि जैसे दूध लेने जाते हैं हम लोग, हाँ पैकेट का दूध नहीं, खुला दूध जो होता है, कभी हाँ खरीदा है आपने? हाँ हाँ तो वो मदर 1 लीटर का डेयरी पे। बर्तन होता है, हाँ ऐसे नाप के डाल देता है वो, हम्म आपने देखा है? उसमें कितना आता है कितना नहीं आता है हमें नहीं मालूम, हम उसको 1 लीटर मान लेते हैं, हाँ ठीक है ना? तो वो कहां से आया लीटर वगैरह उसकी हमें बैकग्राउंड नहीं मालूम, वो 5 में डालेगा तो लोग उसमें मान लेंगे ये 5 लीटर हो एक गया। रुपया। हम्म ऐसे ही हमको भी बार बार हम लोग किसी भी सेल का एल बाई ए नहीं निकाल सकते। कोई सेल है उसका लेंथ बाई एल बाई ए बार निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, अलग अलग सेल के लिए, हम्म हर सेल के लिए बार बार एल बाई ए निकालना वेरी डिफिकल्ट। हाँ हम कोई ऐसा सेल ले लें जिसकी हमें कंडक्टिविटी मालूम हो, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिसकी कंडक्टिविटी मालूम हो हमको, ना? हाँ उसकी रेजिस्टेंस पता करके वी कैन फाइंड आउट सेल कांस्टेंट। हम्म और एक बार सेल कांस्टेंट पता चल गया किसी का भी, तो बाय नोइंग द रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट कंडक्टिविटी। हाँ कोई भी इलेक्ट्रोड डालो, उसकी रेजिस्टेंस पता करके वी कैन फाइंड आउट द कंडक्टिविटी। क्लियर? हाँ सर। Once, first of all, we have to find the cell constant by using a solution of known conductivity. By using a solution of known ऑफ नॉन conductivity, कंडक्टिविटी। we can find out cell constant by knowing its resistance. और एक बार रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चलाना आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज से। Any electrode by using व्हीटस्टोन ब्रिज we can find the resistance. रेजिस्टेंस पता चल गया, सेल कांस्टेंट पता ही है, we can find out conductivity. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। चलो, अभी समझ में आ गया तो एक काम करो, आप देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के अंदर, uh, 3.9 हाँ कर लोगे? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। 3.9 था। हाँ अच्छा पीछे बैक के। हाँ बैक बैक। अच्छा तो वही है 0.146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500 आ जाएगा इसका सेल कांस्टेंट। बस कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस भी दी है, वी कैन फाइंड आउट। हाँ सर। सुना है? हाँ अभी अब देखो, ये एग्जांपल 3.4 पेज नंबर 79। Resistance of a conductor। पेज नंबर 79 है ना? हाँ एग्जांपल 3.4, ये पढ़ो जरा। पढ़ो जरा। Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02. The resistance same cell and okay. तो हमने सेल कांस्टेंट निकाला एंड देन सेम सेल है तो फिर सेल कांस्टेंट गिवन है 1.29 है सेल कांस्टेंट ऑफ 0.1 मोलर, तो उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 129 आ गया विच इज द सेल कांस्टेंट। एंड देन कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल गैसियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम 129 को 520 से डिवाइड कर देंगे एंड कंडक्टिविटी आ जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर। तो मतलब ये अंडरस्टूड द कांस्टेंट वैल्यू है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से जरा समझ लेना। एक चीज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? कुछ आइडिया है? कंडक्टिविटी पावर ऑफ 1 मोल ऑफ द आयन या इलेक्ट्रॉन जो भी। अभी पूरा समझ लो। ये हमने ये लिया कंडक्टिंग सेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस तरह से है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in sufficient large amount of solvent। मतलब पूरा डिजोल्व करना है, सोलवेंट की कंजूसी नहीं करनी, जिसे पूरा डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व होने के बाद पूरा सॉल्यूशन इसके बीच में डाल देना है, और ये जो इनके एरिया क्रॉस सेक्शन इतना होगा कि पूरा सॉल्यूशन आ जाए इसके बीच में, विच विल लार्ज एनफ टू कंटेन द एंटायर सॉल्यूशन। इस सेल की जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ये बात समझ आई? 1 mole of electrolyte dissolved in sufficient large amount of solvent। sufficient large amount। लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी can be defined as the electrolytic as the conductivity offered by an electrolytic cell offered by an electrolytic cell in which the electrodes are unit distance apart। and the electrolytic solution consists of one mole of electrolyte dissolved in sufficient large amount of solvent। consists of 1 mole of electrolyte dissolved in sufficient large amount of solvent of solvent and the area of cross section of the electrodes is large enough to contain the entire solution between them। answer and molar conductivity is equal to kappa by C। It is kappa by C। C is the concentration।
अच्छा। हम तो मोल पर लीटर लेते हैं किसी को कंसंट्रेशन को, तो या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो दिस इज कप्पा बाई सी इंटू 1000। अगर सेंटीमीटर में, हाँ एमएल भी लेते हैं तो इंटू 1000। हाँ सर। समझ में आया? हाँ। रब कर दूं? यस सर। अभी आप देखो क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में, पेज नंबर 93 पर। हाँ। 3.8 The molar conductivity ओ तो फिर 0.0248 डिवाइडेड बाय 0.2 एंड इसमें तो मोलर में ही है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें मोलर में है ना ना, सॉल्यूशन। देखो ना सेंटीमीटर इनवर्स लिखा ना, हाँ तो तो उसके 2000 करेंगे। ठीक। कप्पा बाई सी इंटू 1000। तो फिर एक एग्जांपल दीजिए जिसमें हमें 1000 नहीं करना होगा। मैं बताता हूँ, इसकी यूनिट देखो, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा बाई सी, कप्पा की यूनिट क्या होती है? मो सीमेंस पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। लीटर। 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसको क्या लिखेंगे हम लोग? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सीएम क्यूब अपॉन मोल। तो यूनिट क्या होगी? सीमेंस 1000 इंटू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल। अगर ये मीटर में होगा तो भी 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन था, पेज नंबर 79 पे आ जाओ। हाँ सर, एक सेकंड से लिख। हाँ सर। पेज नंबर 79 पर आ जाओ। एग्जाम्पल 3.4 देखो। अभी निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें हमारे पास K is 0.248 एंड इससे हम लोग डिवाइड करेंगे बाय हमारे 0.02 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो वही हमारे पास जो कंडक्टिविटी आई थी उससे हम लोग इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.02। कितना आ रहा है? 124 के अराउंड। देखो ना इसमें बुक पे देखो। हाँ तो 124 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, इसको चाहे तो मीटर बदल लेना। ऊपर उसके ऊपर देखो, क्वेश्चन एकदम ऊपर यूनिट दे रखी है ना उन्होंने, 1 सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स।
दिख रहा है? हाँ. इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को अपने आपस में आराम से। बुक पे देखो ना। हाँ. एग्जाम्पल 3.4 से ऊपर की लाइन एकदम से क्वेश्चन के पढ़ना। हाँ. इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं आराम से आप। सेंटीमीटर वाले को मीटर बनाने में ऐसे कर लेंगे, है? हाँ सर. इतनी बात समझ आ गई? हाँ. हम लोग आगे बढ़े। हाँ सर. अब जो पढ़ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। इफेक्ट ऑफ concentration on conductivity and molar conductivity. Both conductivity and molar conductivity are affected by concentration. Conductivity decreases by dilution as number of ions are decreasing. Conductivity decreases by dilution because the number of ions are decreasing. डिल्यूशन होगा तो कम आयन होगा, कम आयंस होंगे। हाँ. तो कम कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease. मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution because the movement of ions becomes easier. Dilution हो जाएगा तो they can easily swim. The movement of ions will be easier. So the molar conductivity will increase with dilution. Conductivity decreases, but molar conductivity increases with dilution. Clear? हाँ सर. हाँ सर. Because ये लो पहले समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से। हाँ सर हो गया. हाँ हो गया. And anyway inverse है because molar conductivity is equal to kappa by concentration. So inverse तो हो गई. ये बात सुनिए, लिखो आगे बढ़े। लिखो मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution both for strong as well as weak electrolyte. हाँ. 4
electrolyte there is only a small increase in molar conductivity with dilution. For weak electrolytes, there is huge rise Dilution. हाँ सर. 80 बार क्लियर हो गई. हाँ. हम लोग आगे बढ़े इसको. हाँ. हटा दो इसको. हाँ सर. ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, ध्यान समझना एक एक बात को, जब डाउट होगा पूछते रहना. और यही एरिया जो आपको समझ में नहीं आता, आप कहते हैं ना प्लस आप अल्फा जब था वो सब इसी में आएगा. चलिए ऐसे समझो आप. इधर कंसंट्रेशन ले लिया और इधर ले लिया हमने मोलर कंडक्टिविटी. हाँ. 4 KCl. KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आपने देखा कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती आ रही है. इधर डिल्यूशन उल्टा देखो ना यहाँ से, जैसे डिल्यूशन बढ़ रहा है. हाँ, आपके बीच में हाँ आपने कहा कि हाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, तो आप बीच में कह रहे हैं कि आपने जब KCl का शुरू किया था बोलना कि यहाँ पे KCl स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मुझे कुछ KCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे कम हुई. हाँ. इधर कम हो रहा है, जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है. दिखाई दे रहा है? हाँ. ये बढ़ रही है. अगर मैं इसको जोड़ दूं ऐसे इसको जोड़ देता हूं मैं ऐसे, जैसे जोड़ देते ना ऐसे ऊपर तक जाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन. क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन. ये जो स्टैट वगैरह पढ़ते हैं ना वो करते हैं एक्सट्रापोलेशन. जैसे कि साकेत के अंदर कितने बच्चे 12th में पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे वो एक ब्लॉक का नंबर ले लेंगे, दूसरे ब्लॉक को लेंगे, 4 ब्लॉक को ले लेंगे, फिर ऐसे ग्राफ बना के फिर ग्राफ खींचते जाएंगे कि 1000 बच्चे में 4 बच्चे पढ़ते हैं, 1 लाख में 40 पढ़ेंगे, 1 करोड़ बच्चे पढ़ेंगे. ऐसे ग्राफ बना लेते पूरा, उस आइडिया बना लेते. ऐसे इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन. हाँ सर. ये जहां पर टच कर रहा है इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये बस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कोई कंसंट्रेशन तो है नहीं, लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे इसे.
हाँ सर, हो गया। हो गया। हम्म। अभी एक लाइन लिख लो, limited molar conductivity of strong electrolyte can be find out Limiting molar conductivity of strong electrolyte can be find out using extrapolation method. extrapolation Method. हाँ सर। समझ में आई बात ये? हाँ। हम्म, हाँ सर। पक्का? हाँ। हटा दो उसको। हम्म। ये तो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ऐसे समथिंग। ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट, CH3COH. The huge jump in the molar conductivity with dilution, and the graph become parallel to y-axis. In case of weak electrolyte, there is a huge rise in molar conductivity so that the graph becomes parallel to y-axis and limiting molar conductivity cannot be found out using extrapolation in case of weak electrolyte. हाँ सर। हाँ। लिख लिया? हाँ सर। समझ भी गए आप इसको? पक्का? सच बोल रहे? हाँ सर। चलिए मान लेता हूं, हटा दो इसको। हाँ। अब हमारे पास दो सवाल खड़े हो गए। नंबर एक, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग की थोड़ी सी बढ़ रही है और वीक की बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना? हाँ। और दूसरा सवाल क्या खड़ा हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें? फिर एक्स्ट्रापोलेशन निकाल सकते, कैसे निकालें? ये दो क्वेश्चन का हमें जॉब करना भी। क्लियर? हाँ। क्या क्वेश्चन खड़े हो गए कि स्ट्रॉन्ग की इतनी कम क्यों बढ़ रही है एंड हम वीक की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें? एक बात तो क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है डिल्यूशन से दोनों की, पर स्ट्रॉन्ग की कम बढ़ रही है, वीक की ज्यादा बढ़ रही है। क्यों ज्यादा बढ़ रही है? एक सवाल है।
हाँ. और दूसरा ये है कि स्ट्रॉन्ग की तो मैंने निकाल लेते हैं एक्सट्रापोलेशन से, वीक की कैसे निकालें? हाँ. हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन का जवाब कर लेते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कि व्हाई देयर इज स्मॉल राइज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है. तो क्या होता है वो? व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वही सो एग्जांपल KCl. वो ठीक है, होता क्या है? दोबारा बोलो डेफिनेशन। सो जिसके इंटर आयनिक नहीं अट्रैक्शन नहीं, आप ऐसे मत बोलो घुमा फिरा के, ओके. ऐसे बोलो विच डिसोसिएट्स अच्छा, कंप्लीटली। which dissociate completely. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा एक था, आपने जो ग्राफ का बारे में भी बोला, so the graph becomes almost parallel to y axis की x axis. वो ऐसे ज्यादा ना, ऐसे ऐसा हो गया था ना, ओ ऐसे हाँ. ऐसे। तो फिर कैसे निकालोगे एक्सट्रापोलेशन से? हाँ सर. हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स are those which dissociates Completely. almost completely immediately upon the formation of solution. So with dilution ions do not increase but only the movement of ions becomes easier, due to which there is small rise in molar conductivity with dilution. ये बात समझ में आई आपको? लिख लो, लिख लिया? सर आपने ये जो सेकंड थर्ड लाइन है कि टू क्या लिखा है, डैश विद डाइल्यूशन. मैंने लिखा strong electrolytes are those which dissociates almost completely immediately upon the formation of solution. So with dilution ions do not increase, number of ions do not increase, but only the movement of ion becomes easier, due to which there is a small rise in molar conductivity with dilution. हाँ सर. ये बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया? हाँ. मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जैसे KCl था, जैसे आपने डाला पूरा टूट गया, ये टूट के जितनी कंडक्टिविटी आ रही थी आ गई. हाँ. अब डिविजन कर दिया आपने, आयन तो उतने उतने रह गए, बस थोड़ी उतनी मूवमेंट आसान हो गई, थोड़ी बहुत बढ़ गई. हाँ. ये बात समझ आई? हाँ सर.
पक्का? हाँ. इसको डाल दूं? अभी लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? Which partially dissociate. पार्शियली डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? Some do and some don't. Some molecules. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा. आपने शुगर क्यूब देखा है? हाँ. बड़ा सा क्यूब होता है, है ना? हाँ. इसको आपने पानी में डाला, थोड़ा सा पानी डाला आपने इसमें, तो ये ऑलमोस्ट उतना दिखाई देता है, थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाता है. हाँ. पानी बढ़ाएंगे थोड़ा सा और डिजोल्व हो जाता है. इमीडिएटली थोड़ा रिजॉल्व होता है, बट मिक्सिंग के बाद फिर होता है. बट फिर पानी डालते हैं तो बढ़ता जाता है ये. हाँ. आप इसे पानी डालते रहो, ये कम होता जाएगा. जब पूरा भर जाता है ना ये, हाँ. तब भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है ये इसमें. हाँ. फिर वो डालो, फिर खत्म होता है कभी जाकर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. इसके मतलब जैसे जैसे पानी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे टूट रहा था ये. वैसे वैसे इसमें से मीठा बाहर आ रहा होगा. हाँ. दैट इज आयंस बाहर आ रहे होंगे धीरे धीरे. हाँ. तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये बात समझ आई? हाँ सर. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे टूटते हैं. जब टूटेंगे तो थोड़ा थोड़ा आयन आते रहेंगे हर बार. हाँ. जितने डिविजन होगा उतने आयन आएंगे, जितने आयन आएंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी. हाँ. मेरी बात समझ पाए क्या? हाँ सर. पक्का ना? हाँ. अगर नहीं आए तो झूठ मत बोलना, दोबारा पूछ लेना. हाँ, ये शुगर क्यूब के एग्जांपल से आ गया. आ गए, वेरी गुड. चलिए मैंने एग्जांपल अच्छा दिया इसके मतलब. अब लिखो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स only partially upon the formation of solution, and their dissociation increases with dilution, and their dilution or their dissociation gets over at infinite dilution. Giving out ions at each stage of dilution. डिल्यूशन बढ़ता जाएगा तो आयंस की मूवमेंट भी आसान हो जाएगी. हाँ. Therefore, at each stage of dilution, not only the number of ions are increasing, but the movement of ions is also becoming easier, due to which there is huge rise in molar conductivity with dilution.
हाँ सर, हो गया। समझ में आ गया? हाँ पक्का? हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ते। आगे बढ़। आ गया ना? फिर बाद में मत कहना फिर समझ में नहीं आया था, आपने जल्दी जल्दी किया था। हाँ, हैं? ऐसा आ गया। चलिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, मतलब इसका कोई भी पोर्शन कैसे भी, इसलिए मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ध्यान से सुनना, सबसे मुश्किल पोर्शन है ये, मतलब इस चैप्टर का सबसे मुश्किल पोर्शन ये वाला था। ये आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा और मुश्किल में बढ़ रहे हैं। आपने कहा, दूसरा सवाल हमारा था, पहला तो क्लियर हो गया कि व्हाई देयर इज ए राइज, ह्यूज राइज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। Second question remains, then how can we find out the limiting molar conductivity for weak electrolytes? There is one thing called LRAUSCH, Cold's law of independent migration of ions. Coulom's law of independent migration of ions. हाँ सर, अब जरा पढ़ो बुक से, क्या है ये, पेज नंबर 83 पे पढ़ो। for which a law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte. बता समझ में आया कुछ का? So, individual contributions of anion and cation, both ions of the electrolyte. Contribution as in हर एक stage पे जितना आ रहा है। नहीं, अब इसको मैं लिखवाता हूँ, आप देखो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया बन गया जो लिखा है उन्होंने। At infinite dilution, when the dissociation of an electrolyte is over, then each ion of the electrolyte contributes towards the total limiting conductivity हाँ सर, or in other words, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contribution
of all the ions towards the total limiting molar conductivity. हाँ सर। ये बात समझ आई आपको? हाँ। लिख लिया आपने? अभी जरा देखो, जैसे NaCl, इसको लिखेंगे Na प्लस एन Cl माइनस। अगर हमारा हुआ सपोज CaCl2, तो क्या लिखेंगे? Ca प्लस 2 प्लस Ca2 प्लस 2 Cl माइनस। हाँ। जैसे H3PO4, हाँ सर। हाँ। ठीक है। जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम निकाल लेंगे यूजिंग द एक्सट्रापोलेशन मेथड। हाँ। जैसे HCl, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट है। सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये सोडियम CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। हाँ। CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? हाँ। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। हाँ। हाँ सर। अगर ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं और इस वाले को माइनस कर दूं, हाँ, उसको स्टार्ट कर दिया, उसको माइनस कर दिया। हाँ, तो क्या बनेगा? तो हमारे पास CH3CO माइनस प्लस Na आ जाएगा। नहीं नहीं, इन दोनों को ऐड किया, हाँ, एंड उसको सब्ट्रैक्ट किया ना, तो क्या आएगा? अच्छा, वो CH3CO माइनस Na आ जाएगा। और फिर बेटा इन दोनों को ऐड किया मैंने, हाँ हाँ, और इसको सब्ट्रैक्ट किया, Na कट जाएगा ना? हाँ, तो वही कही Na कट गया, मैंने गलती से Na कह दिया, H प्लस। हाँ, वो गलती से कहने से डर गया ना आपके में, अब गलती से कहने सब कुछ हो जाएगा। ये बस में आपको ये आ गया। हाँ, ये कितनी सबका RHS आ गया, दैट इज LHS। इसके वजह से निकाल पाए हम लोग। हाँ। हाँ, मतलब A B C, तो आप कह सकते हैं B प्लस C माइनस A, ऐसे निकाल लेंगे इनका। हाँ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ सर।
तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आप पेज नंबर निकालो 84. हाँ सर. इसमें देखो एग्जांपल 3.8. हाँ. So this would be HCl plus NaAC minus NaCl. तो हमारे पास आ जाएगा 4 to 5.9 plus 91 minus 126. 390.5. समझ में आ गया? हाँ सर. अब 3.7 पढ़ो. 3.7. हाँ जी. तो this is 1.9 and then MgSO4. ये तो है. इनके पीछे कोई टेबल दे रखा है उससे वैल्यूज पुट करनी है. समझ में आ गया? हाँ. अभी नेक्स्ट पेज पर मतलब 85 पर 3.8 पढ़ो. हाँ सर. एक हाँ बस 3.8. अच्छा उसमें 85 पर 85 बराबर के पेज में. Suggest a way to determine the value of water. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. H2O. कैसे निकालेंगे? वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो क्या करेंगे हम लोग? हमको ये निकालना है H2O. H2 plus O प्लस OH माइनस. OH. एक ले लो आप HCl. HCl and H प्लस प्लस Cl माइनस. हाँ. एक ले लो NaOH. NaOH and NaCl. OH माइनस. ये फालतू आ गया. हाँ. ये NaCl ले लो. So दो चीजें हैं उनका सॉल्ट. तो अच्छा हमने वही किया काइंड ऑफ. दो चीजें उनका सॉल्ट एंड देन तो इन दोनों को ऐड कर दो एंड देन उससे सबट्रैक्ट. इसको सबट्रैक्ट कर दो. हाँ सर. So this was an application of Colrush law that using Colrush law we can find out limiting molar conductivity for weak electrolyte. We can find. हाँ सर. हाँ सर लिख लिया. इतना समझ में आ गया आपको? हाँ सर. इतना ही करते हैं आज. ठीक है. अगली बार थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. हाँ. और शायद चैप्टर खत्म हो जाए. आपको अच्छा सेल तो इस बार कट ही गया. प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी कटाई हुआ मेरे ख्याल से. हाँ. तो बस हमारा शुरू का पोर्शन रह गया. अगली क्लास में खत्म कर लेंगे. ठीक है. हाँ. तो इसमें से फिर क्वेश्चंस कौन से करूं? आपको जो क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने बताया तो करनी है. 3.7 पढ़ो. 3.8 3.9 हमने कर दिए. और 3.11 ठीक है. अभी इतने हो पाएंगे. अगली क्लास में थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे.
हम क्वेश्चन साथ कर लेंगे, क्वेश्चन चिंता मत करो आप, बस जो कर लिया उसकी प्रैक्टिस किया करो। हाँ 3.7 टू पेज नंबर 85 में 3.7 हाँ 85 हाँ सर 85 पे क्या 3.7 हाँ why does the conductivity of a solution decrease with dilution? Because the number of ions decrease. पेज नंबर 80 पर 3.5 80 अच्छा एग्जांपल 3.5 हाँ the electrical resistance of a column और resistivity is RL by 8 तो उससे resistivity आ जाएगी, उसका inverse is conductivity and then conductivity upon the concentration जो दे रखी है 0.05 will be your हो जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करते हैं, वो कहीं के भी है। हाँ सर और सर हाँ एक चीज है जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है उसमें गैल्वेनिक सेल्स कटा है कि हाँ बट उसमें फिर कहाँ फर्स्ट पेज कटा है, जैसे 3.2 का गैल्वेनिक सेल्स कटा है लेकिन फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना? तो फिर वो स्टिल एनीवे पढ़ना ही पड़ेगा ना उसके हाँ, वो करना पड़ेगा, वो करा देंगे चिंता मत करो। हाँ मैं वही हम जल्दी कर लेंगे। हाँ वो थोड़ा कटा भी है तो भी हम कर लेंगे भाई, क्योंकि काटा था बट ढंग से ने बताया नहीं क्या कैसे काटा है, तो आपको स्टिल वो एनीवे पढ़ना ही पड़ता है तो उसमें ओहो अगर हम पढ़ लेंगे तो उनको पता ही चलने देंगे हमने पढ़ लिया। ठीक है हमको बताएंगे नहीं हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लेंगे इसको। ठीक है बेईमानी से पढ़ लेंगे। तो हम इसको इतने करते हैं, आप ये पढ़ के रख लो, उसके अलावा कुछ और भी पढ़ना चालू करो, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिक करो, इनऑर्गेनिक करो, कोई और चैप्टर करो, और अगर डाउट हो मेरे से पूछ लो। ठीक है ये टाइम कम होता है ना, हमको जल्दी खत्म करना है। ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं एक दिन में, लेकिन फिर भी और ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। तो कुछ आप भी करना चालू करो और मेरे से पूछते रहो। कोई एरिया समझ में नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया या आधा समझ में आया, कोई पर्टिकुलर डाउट है ये एरिया डाउट है, वो मैं साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक, इसको जरा कर लो आप अच्छे से, और फिर जो भी डाउट हो पूछने के बाद, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, अगली बार में कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगी। ठीक है।